एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ तो कोई बताएगा कोई? क्या क्वेश्चन है मैम? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं क्वेश्चन ये है कि टेक्नोलॉजी सेल, टेक्नोलॉजी लाइसेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? क्या होता है ये सब? कुछ आइडिया है आप लोगों को? नो मैम। नो मैम। ओके, तो सबसे पहले कोई भी टेक्नोलॉजी किसी ने डेवलप की, फॉर एग्जांपल अब उसको पेटेंट वगैरह करवाते हैं, पेटेंट लेते हैं, उस पर कॉपीराइट लेते हैं और चीजें करते हैं। मेनली पेटेंट लिया जाता है टेक्नोलॉजी पे। और यस मैम। उस टेक्नोलॉजी को लाइसेंस करने का मतलब ये है, इन तीनों टर्म्स में क्या डिफरेंस होता है? ओनरशिप का। अगर आप टेक्नोलॉजी लाइसेंस एग्रीमेंट बना रहे हैं, इट मींस इसमें दो पार्टी होंगी, लाइसेंसर एंड लाइसेंसी। जो लाइसेंसर होता है वो टेक्नोलॉजी की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता है, बट राइट ट्रांसफर करता है यूज करने का। एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव दोनों में से किसी भी तरीके का हो सकता है। तो वो राइट जब ट्रांसफर होता है, केवल ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, उस केस में उसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट। दूसरा, आपकी टेक्नोलॉजी सेल, सेल से ही समझ में आता है कि आप ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं उस केस में, फिर उसके पास, आपके पास राइट नहीं रहेगा उसका। और तीसरा हो गया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का केस क्या होता है कि आप समटाइम्स अपनी सब्सिडरी को या किसी कंपनी को किसी पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन में, किसी एरिया में, ये एक सेल की तरह हो गया, लेकिन आप उसको जनरली क्या करते हैं, आप वापस नहीं लेते हैं। आप उसकी सारी इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी टेक्नोलॉजी की पेटेंटेड इंफॉर्मेशन है, वो आप किसी को प्रोवाइड करवा देते हैं उस केस में। तो इसमें क्या होता है, मेनली इसमें टेक्नोलॉजी की पूरी नो हाउ और डिटेल्स और ये सब चीजें ट्रांसफर होती हैं, लेकिन ओनरशिप दोनों पार्टीज के पास रहती है। समझ में आया? यस मैम मैम। हाँ जी। पार्टी मतलब एक ही साथ दोनों के पार्टी के पास एक ही चीज की ओनरशिप है जी, मैम। एक ही टेक्नोलॉजी के दो ओनर्स इसमें होता है। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है ना, मतलब तो ट्रांसफर के केस में क्या हुआ, सपोज कीजिए जैसे यूएसए की एंटिटी है कोई, है ना। अब Yes, यूएस ma'am. की एंटिटी जो क्या है, अगर उसे इंडिया में काम करना है तो वो ना क्या करेगी, इंडिया एक सब्सिडरी बनाएगी और उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकती है वो। तो उसको अपना सारा जितना भी डिटेल है उसकी, जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी उसने डेवलप की है, पेटेंट कराई है, उसकी सारी नो हाउ डिटेल एक सर्टेन कंसीडरेशन के लिए वो उसको दे दिया उसने, जो उसको वो इंडिया वाली जो पार्टी है उसी की सब्सिडरी है, वो उसको इंडिया में यूज कर रही है, वो एक्सक्लूसिव उसने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दिया, उसके कुछ कंसीडरेशन ले लिया जिस तरीके से। लेकिन यूएस में जो है वो भी यूज कर रही है ना उसे पेटेंटेड टेक्नोलॉजी को। Yes, तो ये ma'am. एक तरीके से सेल नहीं हुई। सेल जब होगी तो ओनरशिप चेंज हो जाएगी। मुझे लगा दो लोगों के पास ओनरशिप सेम चीज की। हाँ, और मतलब बेसिकली ये ट्रांसफर हो रहा है। और जो क्या बोलते हैं, आपका टेक्नोलॉजी सेल हो गई, सेल में प्रॉपर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, जैसे कोई जेवी हुई या कुछ हुई जिसमें कि आपने जैसे पूरी की पूरी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी टेक्नोलॉजी की, तो वो जो प्रीवियस ओनर होगा उसके पास फिर वो राइट नहीं रहेगा उसका। ओके ओके मैम। हाँ जी, ओके मैम, समझ गए। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए मेरे को, मतलब एलिमेंट्स बताइए फटाफट से। क्या है ये सबसे पहला क्लॉज? टाइटल क्लॉज। हाँ, सबसे पहला क्लॉज है आपका टाइटल क्लॉज। जी, नेक्स्ट क्लॉज क्या है ये? मैम डेट। प्रीएम्बल क्लॉज। प्रीएम्बल क्लॉज। प्रीएम्बल, ठीक है। ये क्या है? पार्टी क्लॉज। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना? रिसाइटल क्लॉज। नहीं, मतलब अब क्लॉजेस को ज्यादा, अब डिटेल में इस बार हम इसमें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर अब आप समझ चुके हैं ना लैंग्वेज वगैरह, तो जी डिस्कस मैम। करेंगे, ठीक है। यस यस मैम। मैम। हाँ, अब यहाँ रिसाइटल्स में क्या होना चाहिए? कि लाइसेंसर के पास एक टेक्नोलॉजी है जिसने उसने यूनिकली डेवलप किया हुआ है, जो ओनर यस मैम। है ना। और जो टेक्नोलॉजी है उसको डिफाइन कर दिया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो आप। इसके अलावा ये कहना है आपको कि लाइसेंसर के पास ये सारा राइट है इस टेक्नोलॉजी को लाइसेंस करने का, अथॉरिटी है। फिर यस मैम। जो लाइसेंसी है, या लाइसेंसी मतलब जो ले रहा है उस लाइसेंस को यूज करने का, लाइसेंस जो जिसको मिल रहा है, उसने अपनी पूरी ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट कर ली है और वो डिजायर करता है इसको लाइसेंस, मतलब इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज करने का, और जो भी उसका फर्दर उसमें मतलब इंटरेस्ट है वो करने का। यस मैम।
है ना। फिर लाइसेंसर जो है उसकी भी विलिंगनेस है उसे लाइसेंस देने की, और सब्जेक्ट टू ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है टर्म्स एंड कंडीशन इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मतलब होगा। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. अब डेफिनेशंस आ गई, टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दे दी, जो भी ब्रीफ हो, मतलब आपकी जो टेक्नोलॉजी जिसके बारे में है, कोई सोर्स कोड हो, कोई पर्टिकुलर मशीन हो, कोई डिवाइस है, कुछ भी है, उस पर्टिकुलर चीज की डेफिनेशन आपने दे दी। फिर हो गई यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज हो गई, टेरिटरी, कि किस टेरिटरी में हो रहा है लाइसेंस। अगर मतलब पर्टिकुलर अगर आप देखोगे ना पार्टीज क्लॉज में, तो ये एक क्या बोलते हैं क्रॉस कंट्री वो है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। यहाँ पर जो फर्स्ट जो कंपनी है वो यूएस की है, सेकंड कंपनी जो है वो इंडिया की है। तो यहाँ पर जुरिस्डिक्शन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इंडियन कंपनी है और इंडिया में ही हो रहा है ये, तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर दूसरी कंट्री है कोई, तो आपको बताना पड़ेगा ना किस जुरिस्डिक्शन के लिए है ये पर्टिकुलर, या कितने कितने जुरिस्डिक्शन के लिए है एप्लीकेबल। Yes, ma'am. सारों में एक ही इसको एक्सक्लूसिव भी दे सकते हैं वो, ये हो सकता है अलग अलग जगह अलग अलग कंपनीज को दें। तो इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें किस टेरिटरी के लिए कर रहे हैं, तो हमारे में यहाँ हमने इंडिया डाला हुआ है कि केवल इंडिया के लिए कर रहे हैं। ठीक है। Yes, ma'am. फिर हो गया ग्रांट ऑफ लाइसेंस, ये रीड कीजिए, जोर से रीड कीजिए। Subject to the terms and condition of this agreement, the licensor hereby grants to the licensee an exclusive, non-transferable, non-sublicensable, except with prior written consent of the licensor, license to use, operate, market, distribute, and further develop the technology in the territory. No ownership of the technology or any intellectual property right therein is transferred under this agreement. All rights not expressly licensed hereunder shall remain with the licensor. ठीक है। तो अब समझ में आया इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये जो लाइसेंसिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ये एक्सक्लूसिव है, पर्टिकुलर आप ही के लिए है, आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते और किसी को सब लाइसेंस भी नहीं कर सकते, एक्सेप्ट विद द रिटन प्रायर कंसेंट ऑफ द लाइसेंसर फॉर लाइसेंस टू यूज या ऑपरेट, जो भी आपकी कंडीशन है, जो भी आपको करना है आगे अपनी इस टेरिटरी में। और ये स्पेसिफिकली यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा है कि यहाँ पे कोई ओनरशिप नहीं दी जा रही है टेक्नोलॉजी में या किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, यहाँ पर केवल आपको लाइसेंस दिया जा रहा है इसको यूज करने का। ठीक है। Ma'am. हाँ जी जी, कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं मैम। No, ma'am. ठीक है। यहाँ पर हमने एक डाला टेक्निकल असिस्टेंट एंड सर्विसेज क्लॉज। एक्चुअली होता क्या है, टेक्नोलॉजी लाइसेंस एग्रीमेंट ना काफी डायनेमिक एग्रीमेंट है, तो जब सिचुएशन होगी तो उस अकॉर्डिंग बहुत सारे क्लॉजेस, बहुत लंबा भी हो सकता है ये, लेकिन यहाँ पर सैंपल है तो यहाँ पर मैं आपको ये मतलब बहुत ही लिमिटेड सेंस में बता रही हूँ इसे। अब यहाँ पे ये तो मतलब इतना ये बेसिक चीजें तो होनी ही चाहिए। अगर इसमें कुछ क्लॉजेस मिसिंग भी हैं तो आप मुझे बताइएगा, एक ध्यान रखिएगा कौन से क्लॉजेस मिसिंग हैं, जान पूछ के मैंने मिस किए हैं। तो टेक्निकल असिस्टेंस एंड सर्विसेज, ये पढ़िए। Within 1 month of signing this agreement, the licensor shall provide the licensee with the necessary documentation, data, and technical know-how concerning the technology to enable effective use and deployment. The licensor shall, upon request and subject to reasonable fees, provide training to designated employees of the licensee for operation and use of the technology. 3.3 Any additional technical services, design, support, or field visit requested by the licensee shall be provided on a consultancy basis with associated costs borne by the licensee. जी, तो इसका क्या मतलब है, विद इन मंथ ऑफ साइनिंग, एक तो लाइसेंसर जो है वो लाइसेंसी को प्रोवाइड कराएगा नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन, डेटा, टेक्निकल नो-हाउ जो भी यूज करने का है उसको, ठीक है। और जो लाइसेंसर है वो अपनी मतलब लाइसेंसर की रिक्वेस्ट पे सब्जेक्ट टू रीजनेबल फीस की ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करवा सकता है। अगर हो तो हो सकता है ना कि B2B ट्रांजेक्शन हो, पर्टिकुलरली मतलब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन हो, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो कि बिजनेस के यूज के लिए ही हो पर्टिकुलरली, तो उस केस में उसको टेक्निकल नो हाउ भी पता होना चाहिए, प्लस उनकी ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ेगी ना कि कैसे यूज करना है दूसरी कंपनी को, तो वो है Yes, इसका ma'am. मतलब, है ना। और Yes. इसमें ये भी लिखा है कि अब जो भी एडिशनल टेक्निकल विजिट होगी या डिजाइन सपोर्ट होगा उसका जो चार्ज है या उसकी कॉस्ट जो है वो कौन बियर करेगा।
ये जरूरी है ना, कोई भी कर सकता है दोनों में से, लेकिन यहाँ पर कौन करेगा ये होना जरूरी है, क्योंकि कल को जब वो ट्रेनिंग देने आएंगे दूसरी मतलब कंट्री से, तो उसमें खर्चा भी तो होगा, Yes, या ma'am. अपनी कंट्री में आए कोई भी तब भी खर्चा होगा। तो ये पता होना चाहिए ना, ये स्पेसिफिकली डिफाइंड होना जरूरी है कि कौन करेगा ये खर्चा, वरना बाद में तो ये डिस्प्यूट हो सकता है। फिर हो गया आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इम्प्रूवमेंट। जो ये लाइसेंस है वो एक्नॉलेज करता है कि टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो सोल प्रॉपर्टी है लाइसेंसर की, जो हमने बात पहले कही, उसी को दोबारा ये और ज्यादा मतलब उसमें कहता है, सॉलिडिफाई करता है। और फिर वो ये भी बताता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताना कि आगे जो जितने इंप्रूवमेंट मॉडिफिकेशन और अडेप्टेशन होंगे लाइसेंस मतलब इस पर्टिकुलर उसमें, तो वो उसकी ओनरशिप किसके पास होगी, ये लाइसेंसर के पास होगी या लाइसेंसी के पास होगी। तो इस केस में हमेशा लाइसेंसर के पास ही होगी, क्योंकि वो लाइसेंस दे रहा है, ओनर है वो उसका। अनटिल अनलेस उन्होंने दोनों ने ये एग्री किया हो राइटिंग में कि कुछ परसेंट ऑफ ओनरशिप लाइसेंसी के पास भी होगी, क्योंकि उसने सर्टेन चीज डेवलप की है अलग से। Yes, ma'am. फिर आता है आपका कंसीडरेशन कि कितना पैसा देना है लाइसेंसिंग के लिए। ठीक है, वन टाइम लाइसेंस भी है, या फिर ये भी हो सकता है कि बार बार हो, बार बार रिन्यूअल हो। ठीक है, रॉयल्टी भी हो सकती है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, जैसे इस केस में हमने दोनों है। और कितने दिन में देना है उस फी को, क्योंकि कोई भी लाइसेंस किसी लाइसेंस फी के बिना तो होगा नहीं। Yes, ma'am. जैसे आप ना अडोबी यूज करते हैं, ठीक है, कोई भी क्लाउड बेस्ड या कोई भी ऐसी सर्विस यूज करते हैं, तो वो होता है सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग होती है उसमें एक तरीके से, तो आप उसके लिए पे करते हैं ना, आप उसके ओनर तो नहीं होते, लेकिन वो जिसने सब्सक्रिप्शन लिया होता है उसी पर्टिकुलर के लिए इंसान के लिए ऑथराइज होता है ना यूज। इसको ऐसे स्मॉल टर्म्स में आप समझ सकते हैं, लेकिन जब ये ट्रांजेक्शन बड़े लेवल्स पे होते हैं, कोई स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो बिजनेसेस के लिए डेवलप की गई है, एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, ये स्पेसिफिकली फार्मा में बहुत होता है। तो उन सारे केसेस में इस तरीके से एग्रीमेंट्स बनते हैं। ये बता दिया हमने कि पेमेंट कैसे होगा। ठीक, फिर हो गया जी। लाइसेंस की अंडरटेकिंग, ये पढ़िए। The licensee undertakes to use its best endeavors to promote, market, and extend the reach of the technology in the territory. Refrain from reverse engineering, copying, or misappropriating the technology. Clearly disclose in all dealings that it is acting as a licensee or the licensor. Maintain confidentiality of all proprietary information. मतलब बताइए क्या लिखा है इसमें। मैम इसमें ये बोल रहे हैं कि he will take like all like this kind of undertakings to promote करेगा, उसको मार्केट एक्सटेंड करेगा to जो reach. टेरिटरी में जिस टेरिटरी में हमने टेक्नोलॉजी दी है, अगर ये B2B ट्रांजैक्शन उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को फैलाने के लिए है, तो वो ये कह रहा है कि अपनी बेस्ट एंडेवर करेगा, मतलब अपनी बेस्ट नॉलेज, अपने बेस्ट एफर्ट्स करेगा, वो उसको प्रमोट करने के लिए, मार्केट करने के लिए। जरूरी नहीं है कि ये केस हर किसी में हो, है ना, जी ये सब्जेक्टिव हो गया। इसके अलावा वो रिफ्रेन करेगा, वो रिवर्स इंजीनियर नहीं करेगा, कॉपी नहीं करेगा, या इसको मिसअप्रोप्रिएटली यूज नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट है ना। यस वो डिस्क्लोज करेगा क्लियरली सारी डीलों में कि वो लाइसेंसी है, लाइसेंसर नहीं है, यानी कि वो ओनर नहीं है, वो यूजर है केवल, उसके पास एक लाइसेंस है बस, और वो सारी इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखेगा। अब हो गई लाइसेंसर्स की अंडरटेकिंग। प्रोवाइड द लाइसेंसी विद रीजनेबल टेक्निकल अपडेट एंड इम्प्रूवमेंट टू द टेक्नोलॉजी, यानी कि टाइम टू टाइम अगर कोई इंप्रूवमेंट होगा तो वो प्रोवाइड करवाएगा। रिफ्रेन फ्रॉम इसी टेरिटरी में, उसी पर्टिकुलर टेरिटरी में, जैसे इंडिया में दिया है, तो वहां पे किसी और को फिर वो लाइसेंस नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्सक्लूसिव है ये, और अगर वो किसी और को देगा तो वो कम्पीट करने लगेगा। तो जब तक एक्सक्लूसिविटी है और जब तक ये एग्रीमेंट है इन फोर्स, तब तक वो किसी और को उसी पर्टिकुलर टेरिटरी में लाइसेंस नहीं देगा। और सपोर्ट करेगा इस वाले केस में, क्योंकि प्रमोशन करना है, तो इस केस में वो सपोर्ट करेगा ब्रांड के प्रमोशन वगैरह में, रीब्रांडिंग में, अपने अप्रूवल के साथ, मतलब वो अप्रूवल देगा, है ना। फिर हो गई आपकी वारंटीज। इसमें वही बताया जो हमने रिसाइटल में एक तरीके से बताया था कि लाइसेंसर के पास टेक्नोलॉजी है लाइसेंस ग्रांट करने की, और जो दे रहा है वो एज इस बेसिस पे दे रहा है। ठीक है, So ma'am, warranties clause और recital clause more or less same है, isn't?
हाँ, रिसाइटल में डाल सकते हैं। वारंटी का मतलब हो गया एक तरीके से ये ना, और सॉलिडिफाई एक तरीके से कह सकते हैं आप, और ज्यादा थोड़ा सा ना ज्यादा डीपर हो गया फ्रॉम रिसाइटल्स, क्योंकि रिसाइटल समटाइम्स क्या हुआ, बाइंडिंग नहीं हमने लिखा है अगर, लेकिन यहाँ पर हमने स्पेसिफिकली और ज्यादा उसको ना ये कह दिया, मतलब क्रिस्टल क्लियर कर दिया इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में, क्योंकि ना यहाँ पर ये जो है इसकी टेक्नोलॉजी की ओनरशिप अथॉरिटी और ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पेटेंट है ही नहीं तो वो ट्रांसफर कैसे कर सकता है, ये कॉज ऑफ डिस्प्यूट हो सकता है ना, Yes. इसलिए। फिर हो गई लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी, ये जो मैक्सिमम है, मतलब जो नॉर्मल क्लॉज होता है ना लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी का, वो है कि कितनी लाइबिलिटी बनेगी, तो हमने यहाँ पे इसको कैप कर 12 दिया months. प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। फिर हो गया टर्म एंड टर्मिनेशन, तो कितने सालों तक या कितने महीने तक फोर्स में रहेगा, ये अकॉर्डिंग टू पार्टीज है। अगर टर्मिनेट करना है तो कैसे करेंगे, क्या क्या मटेरियल ब्रीच होगा, अगर बताना है तो मटेरियल ब्रीच आपको पता है तो, और ऑन टर्मिनेशन जो है वो लाइसेंसी के पास सारी राइट्स जो है सीज हो जाएंगी उसकी। फिर हो गया आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, जो कॉन्फिडेंशियलिटी हम डीपर इन डिटेल करते हैं वो भी कर सकते हैं, यहाँ पर हमने बहुत शॉर्ट डाला है, ठीक। Yes. फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो हमेशा हम करते हैं, जैसे गवर्निंग लॉ जो हम करते हैं, फोर्स मेजोरे, नोटिस, इंटायर एग्रीमेंट, सेवरेबिलिटी। अब इसमें बताइए मुझे कौन सा क्लॉज जो है ना, कौन सा क्लॉज जो है वो मिसिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज मिसिंग है इसमें। मैम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन कुछ ऐसा है क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो क्या बोलते हैं, हाँ हमने वैसे डाला है छोटा सा, लेकिन मतलब फिर भी ये रहा, हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इम्प्रूवमेंट तो डाला है, एक पर्टिकुलर क्लॉज जो हम रोज डिस्कस करते हैं। इंडेमनिटी मैम, इंडेमनिटी। जी जी, इंडेमनिटी मिसिंग है इसमें, ठीक है। तो क्या है, लाइसेंसी इंडेमनीफाई करेगा ना, और लाइसेंसर भी करेगा इस केस में। अगर लाइसेंसर ने कोई गलत मतलब टेक्नोलॉजी का कोई ऐसी चीज है जो उसकी तरफ से कोई मिस्टेक है, जिसकी वजह से कुछ ऐसा होता है, नुकसान होता है लाइसेंसी को, तो वो करेगा इंडेमनीफाई, और वाइस वर्सा होगा ना, यस मैम। ठीक है। तो समझ में आ गया मोर और लेस ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लाइसेंस मतलब। या मैम थोड़े ऊपर वाले क्लॉज थोड़े अलग से है, बाकी हाँ, सारे। मतलब ये ना क्या है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, ये जो एग्रीमेंट है पर्टिकुलर, ये थोड़ा इतना डायनेमिक, काफी डायनेमिक एग्रीमेंट होता है। मैं एक टेम्पलेट अगर आपको दूंगी ना डीपर भी, तो उससे समझ में नहीं आया, क्योंकि ये ऐसा एग्रीमेंट है जो कि पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होगा, और उससे रिलेटेड फिर सारे क्लॉज डलेंगे, उससे रिलेटेड चीजें होंगी इसमें। हो सकता है कभी कभी माइलस्टोन पेमेंट भी हो। माइलस्टोन पेमेंट मतलब होता है कि कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स के होने पर पेमेंट होगी। मैम लाइक कॉन्टिजेंट टाइप का क्या हाँ कुछ? हाँ, मतलब ऐसे हो गया जैसे 6 महीने पे होगी, हर 6 महीने पे, या फिर अच्छा। ऐसा हो गया कि हाँ, मतलब मेनली ऐसे हो गया, माइलस्टोन पेमेंट इस तरीके का हो गया कि हर 6 महीने पे, 4 महीने पे, 2 महीने पे ऐसे पेमेंट होगी अगर, तो वो हो गया, ठीक है। इसके यस। बाद आता है आपका नेगोशिएशन वाला पार्ट, कि क्या होता है नेगोशिएशन, कितने तरीके के होते हैं, वो सब। मैंने ना आपको पीपीटी वो शेयर किया है, एक मिनट में पीडीएफ शेयर करती हूँ उसका, जस्ट सेकेंड ना, वेट कीजिए 1 मिनट। हो रहा है ना शेयर? यस मैम। एक सेकेंड यार, सॉरी। हाँ जी, तो ये आपका हो गया। अब मुझे बताइए नेगोशिएशन क्या होता है, क्या पर्पज है नेगोशिएशन का, और होती क्या है नेगोशिएशन। हम्म, बताइए, कोई बताएगा, नॉर्मल लेवल लैंग्वेज में बताइए क्या होता है नेगोशिएशन, रोज करते हैं आप लोग। डिस्कशन होता है किसी पार्टीज के बीच में टू रीच एन एग्रीमेंट। बार्गेन होती है बेसिकली, बार्गेन। ठीक है। जो आपकी मम्मियाँ, हम जहाँ लोगों की पे दोनों मम्मियाँ, का ही बेनिफिट हाँ होता है हाँ, शायद। यहाँ पे ना हमारी मम्मियाँ जिसमें एक्सपर्ट हैं, धनिया फ्री में लेने में जैसे, ये होता है नेगोशिएशन। ठीक है, हमेशा अपनी मम्मियों से सीख सकते
करते हैं अब नॉर्मल नेगोशिएशन, तो वो एक्सपर्ट होती है उसमें। ठीक है, तो अब इसमें कितने टाइप के नेगोशिएशंस होते हैं? 4 तरीके के, ठीक है। एक होता है इंटीग्रेटिव, जिसमें जो आउटकम होता है वो होता है विन विन, यानी कि दोनों लोग जीतेंगे। जिसमें फॉर एग्जाम्पल अब दोनों को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या सोच होनी चाहिए दोनों लोगों की? मैम दोनों को ही एक कॉमन ग्राउंड पे आना होगा। हाँ जी, तो कुछ कुछ छोड़ना होगा इस केस में, यस मैम। है ना, कि अच्छा चलो ठीक है, तुम रख लो 50, मैं फिर 50, मैं ना ये चीज ज्यादा रख लेता हूँ, तुम ये चीज ज्यादा रख लो, है ना। यानी कि अगर एक सपोज करो कि एक पिज्जा है, तो उस पिज्जा में इंटीग्रेटिव हम कैसे समझेंगे उसे, और उसके 6 स्लाइसेस हैं, तो सबको एक एक स्लाइस मिल जाए या सबको बराबर मिल जाए, या कोई छोटा है यस तो वो एक स्लाइस ले ले, और जो बड़ा है वो 2-2 स्लाइस ले ले, इस तरीके से, है ना। Yes, नेक्स्ट हो ma'am. गया डिस्ट्रीब्यूटिव विन लूज। अब इसमें क्या होगा माइंडसेट? किसी को ज्यादा मिले, किसी को कम, ऐसा कुछ। हाँ, मतलब बेसिकली विन लूज ये वाला हो गया, जिसमें ऐसे नहीं होते एडमेंट लोग कि भाई हम तो मतलब गिव अप करेंगे ही नहीं, हम कुछ नहीं देंगे, या तो हम डील लेके जाएंगे, नहीं तो हम डील ही नहीं करेंगे, दैट काइंड ऑफ माइंडसेट, यस मैम। है ना। तो उस वाला ये वाला केस हो गया विन और लूज, जिसमें कि अपर हैंड होता है किसी का बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा, तो वो उसको यूज कर लेता है उस केस में। ठीक है, फिर हो गया आपका मिक्स्ड मोटिव निगोशिएशन, यानी कि जो दोनों का मतलब एक वो हो, एक तरीके से मतलब कॉमन कॉमन, कुछ। मतलब दोनों का मिक्स, है ना। एक सेकंड रुकिएगा, जस्ट अ सेकंड ना, मुझे कॉल अटेंड करनी है। हाँ जी, सॉरी। सो मिक्स नेगोशिएशन का क्या एग्जांपल हो सकता है, कोई बताएगा मुझे? एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं ना, जैसे कि जिसमें सैलरी हो गई, मतलब जो हो गई वो हो गई आपकी, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव एक तरीके से, लेकिन इंटीग्रेटिव हो गया उसमें अगर कोई ईसॉप दे दे, ऑफर कर दे, है ना, और फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह ऑफर कर दे, वर्क फ्रॉम होम ऑफर कर दे, तो ये हो गया मिक्स मोटिव नेगोशिएशन। फिर हो गया मल्टी पार्टी नेगोशिएशन। मल्टी पार्टी के नाम से समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारी यस पार्टीज मैम, हैं और बहुत जिनके सारी अपने अपने पार्टीज आउटकम्स चाहती हैं वो, है ना, वो सबके अपने यस अपने मतलब इंटरेस्ट हैं बेसिकली। जैसे हो गए बड़े प्रोजेक्ट्स, हो गए कोई भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गए, कुछ भी हो गए, वो हो गई। अब ये क्वेश्चन मैम। है, हाँ जी, मैम आप एक बार मिक्स मोटिव एक बार फिर से समझा देंगे, एक्चुअली मुझे समझ हाँ में नहीं आया। हाँ हाँ। मिक्स मोटिव में ना दोनों के एलिमेंट्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव और ये आपका इंटीग्रेटिव, मतलब बेसिकली इन दोनों का ना मिक्स है ये। तो इसमें एक पार्टी के पास ज्यादा, जो एम्प्लॉयर होता है आपका, उसके पास हमेशा ही थोड़ा सा अपर हैंड होता है ना ज्यादा, तो वो क्या करता है यस मैम। जनरली, वो सीटीसी पे अटक जाते हैं कि नहीं नहीं प्रीवियस सीटीसी पे ही मिलेगा जो मिलेगा, या यही मिलेगा। लेकिन उस अगर आपके पास स्किल सेट अच्छा है, तो समटाइम्स अगर आप मैनेजरियल पोजीशन पे हो या की पोजीशंस में हो, तो फिर ईसॉप्स वगैरह भी दे देते हैं ना, तो ये कि चलो सैलरी इतनी यस मिलेगी यस। लेकिन या इंसेंटिव थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, ऐसा करके। ये क्वेश्चन है, इसमें सही गलत का आंसर कुछ नहीं है, लेकिन आप बताइए अपने पर्सपेक्टिव से कि इसमें क्या करना चाहिए और कैसे आप इसको डील करेंगे। पढ़िए, कोई भी एक रीड कर दिए, कीजिए। You and your best friend are forming a business partnership. You are contributing 80% of the capital and committing
25 hours per week, while your friend is contributing 20% of the capital but will handle all technical development, website, mobile app, and other tech aspects, and commit at least 40 hours weekly. How would you divide the equity in the business to fairly reflect both financial and non-financial contributions? पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कीजिए। मीन्स मैम, दो लोग हैं, दो अपना बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं, एक 80% कैपिटल लगा रहा है एंड कमिटिंग 25% पर वीक 25 hours 25 hours per week कर रहा है। दूसरा फ्रेंड कंट्रीब्यूट कर रहा है 20% ऑफ द कैपिटल, बट वो हैंडल करेगा ऑल टेक्निकल डेवलपमेंट्स लाइक वेबसाइट, मोबाइल ऐप एंड अदर टेक एस्पेक्ट्स, एंड कमिट एटलीस्ट 40 hours weekly. So इसमें ये पूछ रहे कि how do you divide the equity in the business to fairly reflect both financial and non-financial contributions? Options. Split equity strictly based on capital contribution, 80% for you and 20% for your friend. Split equity 60% for you and 40% for your friend. Balancing capital and time technical expertise. Divide equity equally at 50%, 50-50%. Valuing long-term effort and technical skill equally with capital. Offer a dynamic solution. क्या करेंगे आप लोग, एक एक बताइए कोई मुझे कि क्या करना चाहिए इसमें, आपका क्या पर्सपेक्टिव है। ये आपके काम आएगा जब जैसे कोई क्लाइंट आया, उसने कहा आपसे कि को-फाउंडर कोई मतलब ना अपने बिजनेस पार्टनरशिप लेकर आ रहा है, उसने बोलेगा आपको को-फाउंडर एग्रीमेंट बनाना है या हमें इक्विटी स्प्लिट करना है, तो उसको आप एडवाइस करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैम सी ऑप्शन है, कोई ऑप्शन ना मैम, सही और गलत नहीं है। मैम मुझे ये तो बी लग रहा है। perspective है। आप मतलब बी की तरह करेंगे कि आप स्प्लिट करेंगे 60% अपने लिए जिसने ज्यादा कैपिटल लगाया, 40% जो अपने फ्रेंड के लिए जो ज्यादा काम कर रहा है ना। हाँ मतलब ये सारे ही वो सही हैं, ये अपना अपना तरीका है नेगोशिएट करने का। अगर हम होंगे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अगर 80% कोई कैपिटल लगा रहा है तो वो भी बड़ी चीज है ना। तो इसलिए मैं भी शायद ये 60-40 वाला या हो सकता है और कम भी हो सकता है, हम उसको ये बोलें, एक और डायनेमिक इसमें ऐड कर दें कि हम ये बोले उसको कि अभी तो तुमको ये मतलब मैं दे रही हूँ 35%, ठीक है, 70% मेरे पास है, 35% तुम रख लो। उसके बाद मैं तुम्हें 1 साल बाद इतने ईसॉप्स के शेयर्स मिल जाएंगे और फिर हो सकता है हम एक माइलस्टोन सेट करके कि इसके बाद इतने शेयर और ट्रांसफर कर देंगे तुम्हें। इस तरीके से भी हो सकता है ना कि तुम्हारी इक्विटी बढ़ा देंगे बाद में, कि कम से कम इतने टाइम तुम रुको, क्योंकि उसने पैसा तो नहीं लगाया है, उसने कहा ही तो है कमिट करेगा। तो अगर तुम कंसिस्टेंटली कमिट करते हो और उससे कुछ बिल्ड होता है तो, और ये पर्टिकुलर माइलस्टोन मीट होता है, तो हम उसको दे सकते हैं, ऐसा नेगोशिएट कर सकते हैं ना इसको, आज ही नहीं दे करके। अगर हमने आज दे दिया और वो चला गया, अब मेरा कैपिटल लगा हुआ है या वो काम नहीं कर रहा, तो उसके इसमें शेयर तो उसके पास चला गया, अब तो मैं रिप्लेसमेंट भी नहीं कर सकती। यस मैम। तो ये सारी चीजें सोचनी है कैसे, कि क्या किसका नुकसान और किसका फायदा कैसे होगा। अब स्टेजेस क्या होती है नेगोशिएशन की। फर्स्ट स्टेज क्या होगी कि आपको अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, है ना, कि मुझे अचीव क्या करना है इससे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी ये लाइसेंसर ये जो देखा था, टेक्नोलॉजी लाइसेंस एग्रीमेंट, है ना, तो उसमें क्या था, एक पार्टी के पास जो थी वो मतलब कंसीडरेशन थी उसके हाथ में, जैसे हमने रॉयल्टी देखी थी, है ना, और जो दूसरी पार्टी थी उसके पास क्या, उसका कंसीडरेशन था कि मुझे एक्सक्लूसिविटी मिल जाए। तो दोनों पार्टी के अपने अपने ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई मैं रॉयल्टी कम दूं, दूसरा चाहता है मुझे एक्सक्लूसिविटी मिल जाए, ले लूं। तो हो गया क्या, सबसे पहले आपको एस्टेब्लिश करना है अपने ऑब्जेक्टिव, फिर दूसरी पार्टी के ऑब्जेक्टिव भी आपको जानने पड़ेंगे अपने ऑब्जेक्टिव के साथ, तभी तो आप बार्गेन कर पाएंगे कि इसके पास क्या है और इसके पास क्या नहीं है। बिना अंदाजा लगाए आप बार्गेन कैसे कर पाएंगे। फिर आपको एक जॉइंट नेगोशिएशन, मतलब एक तरीके से जो हम बात कर रहे हैं ना, ये इसमें लिखा हुआ है, जब आप लॉ फॉर्म्स वगैरह में होते हैं तो कभी कभी आपको ऑन पेपर भी बड़ी स्ट्रेटेजी बनाने की बारी आती है, तो वो करना होता है। अदरवाइज एक नॉर्मल डे टू डे उसमें लॉजिकल फ्लो ये है कि हम, अब मुझे पता है मेरे दिमाग में कि ये ऑब्जेक्टिव है, ये मुझे अचीव करना है। अब इसमें क्या हम कर सकते हैं, दोनों फेयर बार्गेन क्या कर सकते हैं इसमें, कि जैसे उसने कहा कि नहीं, अगर मैं तुम्हें ना रॉयल्टी जो है वो तुम्हें इतनी 5% देनी, वो पहले इनिशियली जो था दूसरी पार्टी जो आपका लाइसेंसर था,
वो ये कह रहा था कि तुम्हें मुझे 20% रॉयल्टी देनी पड़ेगी हर साल, और ये 20% रॉयल्टी विल बी इक्वल टू लाइक शायद हर महीने, अगर हर महीने की होती तो सपोज करो ये 2 लाख रुपए की रॉयल्टी हर महीने देनी होती। वहीं दूसरा पार्टी जो है उसके लिए 2 लाख रुपए की रॉयल्टी देना ज्यादा है और वो ये चाहता है कि एक्सक्लूसिविटी मिल जाए, है ना। तब वो ये कह सकता है इन केस, इस केस में अगर ज्वाइंट क्या हो सकती है, इसमें ज्वाइंट सोल्यूशन क्या हो सकता है दोनों पार्टियों के लिए? वही मैम जो आपने मेंशन किया, आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ एग्रीमेंट, ये हाँ, मतलब क्या हो सकते हैं, प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या हो सकता है इसमें, कि हम ये बोले जो लाइसेंसी है अगर उसको लॉयल्टी कम करवानी है तो वो फिर एक्सक्लूसिविटी पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करे, कहे अच्छा ठीक है तुम मुझे इतने सालों के लिए एक्सक्लूसिविटी दे दो, उसके बाद किसी और को दे देना, ऐसा हो सकता है। और अब तुम मुझसे 15% रॉयल्टी ले लो या 10% ले लो, या मैं इतना पैसा और डाल दूंगा, या मैं तुम्हारी इस पर्टिकुलर उसमें की इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, कुछ भी हो सकता है ना। डिसएग्रीमेंट्स को कम करना और फिर एग्रीमेंट को क्लोज करना, एक नॉर्मल है, ये लॉजिकल फ्लो ही तो है। यस मैम। फिर हो गया आपका स्टाइल्स ऑफ नेगोशिएशन, जैसे मतलब ये बहुत ही जनरल चीजें हैं। अकोमोडेटिंग मतलब हो गया कि मैं आई लूज यू विन, यानी कि कुछ लोग जो होते हैं ना कि अच्छा मैं छोड़ देता हूँ दूसरे के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने दूसरी टीम के लिए अपने फंड्स छोड़ दिए कि अच्छा इस बार वो Yes. रख लें, है ना। या मैंने अपना टाइम छोड़ दिया कि अच्छा मैं कम आवर्स ले लूंगी, आप दूसरे को ज्यादा दे दो। अवॉइडिंग हो गया आई लूज यू लूज, कि भाई मैं भी नहीं कर रहा, मैं छोड़ के चला जा रहा हूँ टेबल। कोलैबोरेटिंग हो गया कि विन विन है दोनों को, जो हमने ऊपर देखा था। कॉम्पीटिंग हो गया विन और लूज, ये भी हमने ऊपर दूसरे लैंग्वेज में देखा था। ये हम एक पर्टिकुलर उसके स्टाइल में बात कर रहे हैं, पर्सन के स्टाइल में, कि कैसे कैसे हो सकता है, और सब ना मिक्स भी हो सकते हैं एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। एक हो गया कॉम्प्रोमाइज करना कि भैया ठीक है हमने दोनों ने अपने डिफरेंसेस कम कर लिए, कुछ तुम ले लो कुछ मैं ले लूं। इन जनरल होता है कि ये सब चीजें साथ में ही हो रही होती हैं। फिर हो गया मतलब ये हम ना स्टाइल्स की बात कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, बस है चीजें वही कि एक हो गया आपका पोजीशन बेस्ड नेगोशिएशन, एक हो गया इंटरेस्ट बेस्ड नेगोशिएशन। अब कोई रीड करेगा ऐसे? Yes, ma'am. हाँ, जैसे मैं आपको बता Paradigms देती हूँ, of सिंपल negotiation. समझा देती हूँ बेसिकली, फिर आप Yes, रीड कर ma'am. लीजिएगा बाद में, है ना। ये पोजीशन बेस्ड जो होता है उसका मतलब होता है कि यहाँ पर अपनी पोजीशन से रिलेटेड, यानी कि आप दोनों ना अलग अलग पोजीशंस में हैं, यानी कि जैसे दो पार्टीज हैं, ठीक है। अब उसको कोई एक पार्टी है जो कि खरीद रही है कोई चीज, जो बायर है, तो उसको यहाँ पर पोजीशन है बायर की, और वो एक प्रोडक्ट को सर्टेन प्राइस पे चाहती है। वहीं एक पार्टी है जिसकी नीड है कि एक प्रोडक्ट की वो कंसिस्टेंट सप्लाई चाहती है। तो यहाँ पर दोनों के जो डिमांड्स हैं वो अलग अलग हो गए, उसी अकॉर्डिंग उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है उनकी जो डिमांड है वो डिफरेंट हो गई, और नेगोशिएशन का स्टाइल बदल जाएगा ना। अब उनको दोनों चीजें अलग अलग, मतलब दोनों को अलग चीजें चाहिए। एक को चाहिए कि मुझे 100 रुपए के एप्पल्स मिल जाए, और एक को चाहिए कि मुझे एप्पल की सप्लाई कंसिस्टेंट मिल जाए। तो हो सकता है जिसको कंसिस्टेंसी चाहिए पर्टिकुलर किसी, होता है ना कि जैसे डोमिनोज हो गया, तो उनकी अगर उनको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ चीज चाहिए, एक पर्टिकुलर वेंडर से ही चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो उसकी हायर प्राइस भी पे करेंगे ना, उस ऑथेंटिसिटी को मेंटेन रखने के लिए, उस क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए। अंडरस्टूड? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, फिर वो इंटरेस्ट बेस्ड हो गया, है ना। यहाँ पे कि मेरा इंटरेस्ट क्या है इसमें, यानी कि मतलब मुझे कितनी रॉयल्टी चाहिए, मुझे एक्सक्लूसिविटी चाहिए, या क्या मेरा इंटरेस्ट है, पर्टिकुलर इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है ये, कि क्या प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है यहाँ। फिर हो गया आपका लेजिटिमेसी, यानी कि आपको इंश्योर करना है, फेयरनेस हो गई, रीजनेबलनेस हो गई, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड हो गए, क्या क्या करना है, ये जनरली पता है, मतलब कोई भी ना रियल लाइफ में इनको ऐसे नहीं देखता है, हम लोग ना इसको पढ़ के कुछ नहीं करते हैं। ये सबका अपना स्टाइल होता है नेगोशिएशन का। तो लोग ना मिक्स्ड यूज करते हैं, जैसी सिचुएशन होती है जनरली इंटेलिजेंट लॉयर्स जो होते हैं वो उस तरीके से नेगोशिएट करते हैं। यहाँ पे ये हो गया कि मतलब क्या करना है, पॉजिटिव आउटकम्स पे फोकस करना है, आपको एम करना है। सबसे अच्छा स्टाइल क्या हो सकता है कॉमन सेंस से, विन विन। है ना, दोनों लोग जीते हैं, तो ये मतलब कॉमन सेंस ही है। अब इसमें नेगोशिएशन में एक टर्म आता है बांटना, यानी कि
अगर आपका आइडियल आउटकम आपको ना मिले तो आपकी बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो है वो क्या है आपके पास, यानी कि जो आप सोच के गए थे इंटरेस्ट, उसके अलावा क्या हो सकता है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि नहीं उसको 20% रॉयल्टी चाहिए थी, है ना, लेकिन वो नहीं मिली, फिर भी उसको 15% रॉयल्टी मिल गई और एक्सक्लूसिविटी जो है उसको शॉर्ट टर्म लेनी पड़ी, तो वो उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो गया ना। कि आपको क्या टेम्परेरी छोड़ना पड़े उसके लिए, और क्या आपका टेम्परेरी बेस्ट मतलब सेकंड बेस्ट आउटकम आपका क्या है, समझ गए। Yes, ma'am. ये देखो इस क्वेश्चन से तो बताओ। पढ़ो। You are the project manager overseeing a metro construction project in a high density urban area, tasked with ensuring the timely and safe completion of the project. The contract between your company and the contractor stipulates that if the contractor fails to meet industry standards for quality, they must rectify any latent defects. The project is scheduled to launch in exactly 1 month. During a recent site inspection, you discovered that the pillars have been constructed purely and the defects are of such a severity that, if not addressed, they could pose a fatal risk. When you contacted the contractor, he acknowledged the defects and agreed to rectify them, but argued that the contract does not specify he is responsible for bearing the cost of repairing such defects, meaning the company must cover the additional material costs. तो मतलब समझ में आया क्वेश्चन क्या है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब इस केस में आपका बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए, क्योंकि आपका पहला इंटरेस्ट तो ये था कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपनी कॉस्ट पे करे रेक्टिफाई एरर्स को, है ना। आपका जो मेन इंटरेस्ट था वो तो यहाँ पे ये था, लेकिन वो करने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है कि ये मेरी कॉस्ट होगा, मैं रिपेयर तो कर दूंगा लेकिन इसकी कॉस्ट बियर करेगी कंपनी। तो अब आपका बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए इस केस में, क्या हो सकते हैं, क्या कर सकते हो आप इसके अलावा। आज अभिषेक जी नहीं है क्या क्लास में। आज आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आप बताइए, कोई भी बताएगा क्या हो सकता है, क्या करेंगे आप। या तो आप सू कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, है ना, कि उसकी ड्यूटी है, आप लीगली जाइए। अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी दे रखा है तो भी आप क्या करेंगे, आप रिसर्च करेंगे, फाइंड आउट करेंगे केस लॉज अपने फेवर में और जाकर के उसको सू करेंगे या उसको नोटिस भेजेंगे। दूसरी चीज हो गई, फॉर द टाइम बीइंग आप दूसरा कॉन्ट्रैक्टर हायर कीजिए और उससे काम करवा लीजिए। तीसरा हो गया कि इसी से काम करवा लीजिए लेकिन बाद में इस पर फिर केस का देखा जाएगा अभी, या फिर तू थोड़ी सी कॉस्ट बियर करो, थोड़ी हम करेंगे, 50-50 पे आ जाए, 50-50, हाँ, yeah, ma'am. है ना, Yes, ma'am. जो भी एग्री हो। ये आपके ऑप्शंस थे इसमें, रीड कर लीजिएगा। ये हो गई आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल्स, नॉर्मल है, एकदम जनरल है ये। एक्टिव लिसनिंग हो गई, क्लियर कंसाइज मैसेजिंग होनी चाहिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप पे ट्रस्ट कितना है और आप कितना अडेप्ट कर लेते हैं अपनी ऑडियंस को। तो ये कुछ जनरल चीजें थी। मुझे लगता है मतलब इसमें इतना कुछ बहुत ज्यादा समझाने का है नहीं, वो आपको जनरल आइडिया हो गया होगा। बाकी आप इसको रीड करके ना अपनी तरफ से और मतलब उसमें जिसको इंटरेस्ट हो कि नहीं मुझे ये पढ़ना है, तो फिर आप बुक्स वगैरह से रीड कर सकते हैं और डिटेल में। लेकिन चीजें हैं प्रैक्टिस से ही आती हैं, जब आप करेंगे तो आपको अपना स्टाइल पता चलेगा। या हर हर केस में कभी आप होते हैं जिसका अपर हैंड होता है, कभी आप नहीं होता है, तो वो डिफरेंट केसेस हैं। तो हम रैप कर सकते हैं आज की क्लास फाइनल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी, मैंने सारे ये जो भी चीजें हैं प्रोवाइड करवा दी हैं एडमिन को, तो आगे क्या बोलते हैं। Yes, ठीक है, आपको बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए, एनडीए वगैरह। Yes, ma'am. And yes, ma'am. हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो ये हो गया, आई गेस आप भी मतलब हमारा मेरे तरफ से कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग का जितना कोर्स मेरे पास था वो सम अप कर दिया है मैंने।
जो मैं सिखा मतलब इतने शॉर्ट टर्म में सिखा सकती थी आपको। Thank you, ma'am. वेलकम। Thank you, ma'am, so much. ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, Good night. बाय, Good night. Take care. ऑल द Good बेस्ट night, ma'am. फॉर योर नेक्स्ट सेशंस। बाय।